हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य कुमार। वेलकम टू क्वार्क क्लासेस। आज क्वार्क क्लासेस की क्लास उसमें ये सीरीज़ में ये नया टॉपिक है, ये एडवांस फिजिक्स का टॉपिक है जो हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हमने स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसकी थ्योरीज़ हैं, ठीक, क्या क्या लोगों ने इस पर काम किया, क्या क्या इसके रिजल्ट्स दिए, कौन सी थ्योरी से ये वैलिड हुआ, कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ। इस पर हम आराम से पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं, क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक हमारा सिनेरियो रहा है कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका नाम जानते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो फोटो प्लस इलेक्ट्रिक, यानी कि फोटोन के कारण जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, जो करंट आ रही है, दैट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? तो ये इसका मतलब है कि जो फोटोन के कारण से इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखेंगे कि ये कब आया। 1888 में हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने क्या किया कि एक मेटल लिया, मेटल पे एक रेडिएशन इंसिडेंट किया, एक लाइट इंसिडेंट की। उस इंसिडेंट से उसने देखा कि जब इसको हम प्रॉपर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक पूरा अरेंजमेंट बनाते हैं, तो इसमें करंट का फ्लो हुआ है। जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक प्लेट है, एक ही प्लेट है, इसे कैथोड कहा उसने और इसे एनोड कहा। ठीक है, तो जब हमने ये कनेक्ट करी, ठीक है, और यहाँ एमीटर लगाया, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया एक ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया एक वोल्ट मीटर से। तो जब हमने यहाँ इंसिडेंट करी लाइट, तो हमने देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस एनोड पे जा रहे हैं। तो इस एनोड पे जाने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ ये जो एमीटर लगा रखा है, एमीटर कह दीजिए चाहे गैल्वेनोमीटर कह दीजिए, कि हमने यहाँ पे जो एमीटर लगा रखा है उसमें करंट का कुछ ना कुछ फ्लो जरूर हुआ। ठीक है, तो हमें पता चला कि जब हमने लाइट इंसिडेंट कराई तो हमारी करंट फ्लो हुई। ठीक, तो हमने लिखी है डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट, इट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने यहाँ पे एक शब्द मेंशन किया है, ध्यान से देखिएगा, इस सुटेबल फ्रीक्वेंसी। ठीक, कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की जब हम यहाँ लाइट इंसिडेंट करते हैं, लाइट कहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिए, रेडिएशन कहिए, सभी एक ही चीज़ें हैं। जो विजिबल रेंज में आ जाती है हम उसको लाइट बोल देते हैं, ठीक है, जो विजिबल के अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन में होती है हम उसको रेडिएशन बोल देते हैं। तो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट तीनों एक ही चीज़ हैं, कोई भी डिफरेंस इसमें किसी तरह का नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है बोथ आर द सेम, इंसिडेंट रेडिएशन और लाइट दोनों सेम है। तो क्या हुआ कि जब इसके रिजल्ट्स आए, ठीक है, इसके रिजल्ट क्या है, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम ए मेटल ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस से 10 to the power -9 सेकेंड। हमने देखा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 to the power -9 सेकेंड में ही निकल जा रहा है। ये रिजल्ट थे। फॉर ए गिवन मेटल देयर इज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन न्यू इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। हमने कहा कि जो लाइट है, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, रेडिएशन है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा, वरना इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड नहीं होगा। पहली चीज़ कि हम जानते हैं कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक तरीके से ये मान लीजिए कि एक मेटल को के लिए एनर्जी चाहिए, कि एक मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, कि सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे हो रहा है, कि हमने माना कि ये न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं, दो, ठीक है, अलग अलग कक्षाओं में, ठीक, इस तरीके से। जैसे ये मैंने बनाया सोडियम का Na, ठीक है, Na। तो अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन यहाँ एक फोर्स के कारण, अट्रैक्शन फोर्स के कारण अटैच है। अब इसको कुछ तो एनर्जी चाहिए जिससे इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ सके और ये फ्री हो सके। तो हमने यहाँ क्या कर रहे हैं कि वो एक सफिशिएंट एनर्जी, एक मिनिमम एनर्जी जो इसको फ्री करने के लिए आवश्यकता हो, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। हर एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उसका वर्क फंक्शन अलग होगा। वर्क फंक्शन भी वही है कि मिनिमम एनर्जी जो उसको रिक्वायर्ड चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वह मिनिमम एनर्जी कि जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ उसकी सरफेस से निकालने के लिए चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस से निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी भी कम एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा किसी भी कीमत पे। ये हमने इसमें एक्सपेरिमेंट में देखा। ठीक है, अब हमने कहा द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी नॉट इट्स इंटेंसिटी। तो हमने उसमें एक रिजल्ट देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, मतलब क्या हो गया कि यहाँ हिट हुआ, हिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे। जो वो वेव उस पर इंसिडेंट हो रही है, जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, जो लाइट इंसिडेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर डिपेंड करती है इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो इसके रिजल्ट आए थे, हमने एक मोटा मोटा आइडिया ले लिया कि इसके रिजल्ट ये आए। पहली चीज़, अब चलते हैं कि ये एक्सप्लेन किससे हुआ, क्या ये वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी से हुआ? ठीक, तो जाहिर सी बात है ये पार्टिकल थ्योरी से हुआ। क्यों? क्योंकि हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स के पार्ट में पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा ये प्रैक्टिकल थ्योरी से हुआ। अब पार्टिकल थ्योरी से, सॉरी, लेकिन पार्टिकल थ्योरी से कैसे हुआ, क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है, और ये वेव थ्योरी से क्यों नहीं एक्सप्लेन हुआ? देखिए, कोशिश करते हैं। 90s में मैक्स प्लांक, ठीक, मैक्स प्लांक ने ये कहा कि जो लाइट आती है वो हमारे पास क्वांटाइज्ड फॉर्म में आती है, छोटे छोटे बंडल्स, पैकेट्स के रूप में आती हैं। इन पैकेट्स को, इन बंडल को क्वांटा कहते हैं। मतलब समझिए, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पानी फ्लो हो रहा है, नदी में पानी फ्लो हो रहा है, ठीक, तो वो तो उसकी कॉन्टीन्यूस फॉर्म है, कॉन्टीन्यूस आ रहा है, आप उसको काउंटर नहीं कर सकते कि वो, मतलब कि आप उसको बोल सकते हो 1 लीटर 1.25 ऐसा कुछ भी, एक कॉन्टीन्यूस प्रेस है। अब हमने कहा उस पानी को छोटी छोटी बॉटल्स में रख लिया, 1 लीटर की बोतल में, ठीक, तो उन बॉटल को हम कहेंगे फिक्स है, उन बॉटल में अमाउंट फिक्स है, उनको आप काउंट कर सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8, 9, 10, ठीक। आप ये नहीं कह सकते कि वो 1.5 है, 1.2 है, 1.35 है, 1.78 है, 1.79 है, वो फिक्स है, 1 है या 2 है या 3 है, ठीक है। तो मैक्स प्लांक ने क्या कहा कि जो लाइट आ रही है वो हमारे क्वांटा के रूप में कर रहा है। तो इसको हम ऐसा समझते हैं कि जैसे एक पेटी है, किसकी, बॉटल की पेटी, ठीक, तो वो बॉटल की पेटी तो क्वांटा है, जो हमारे पास आ रहा है लाइट के रूप में, वो क्वांटा है। और वो जो बॉटल्स हैं वो सिंगल पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, और वो सिंगल पार्टिकल कहलाता है क्वांटम। एक बॉटल क्वांटम कहलाएगी, उसका पूरा बंच वो कहलाएगा पैकेट्स ऑफ क्वांटा, ठीक है, जिसे आगे आइंस्टाइन ने फोटॉन्स भी कहा, ठीक। तो मैक्स प्लांक ने कहा कि जो लाइट आ रही है हमारे पास वो पैकेट्स के रूप में आ रही है, और उन पैकेट्स की एनर्जी कितनी है, h², उन पैकेट्स की एनर्जी है h², ध्यान दीजिएगा, उन पैकेट्स की एनर्जी क्या है, h², उन पैकेट्स की एनर्जी h²। h क्या है, यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, उस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, कि वो कितना इंसिडेंट, उस वो रेडिएशन की क्या फ्रीक्वेंसी रही है, ठीक है। तो उन छोटी छोटी पैकेट्स की एनर्जी उसने कही h², ठीक। तो अब यहाँ क्या हुआ कि जब मैक्स प्लांक ने इस थ्योरी को कहा तो तब ये पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ, वेव थ्योरी से नहीं हुआ। उसका पढ़ते हैं कि वेव थ्योरी से क्यों नहीं हुआ, ठीक। और थोड़ा सा पहले मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ ये मैंने फोटोन बनाए हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है, यहाँ एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ हिट कर रहा है और फिर यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है। देखिए, आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही करेगा, क्या ज़्यादा को नहीं कर सकता है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम ज़्यादातर काम करते हैं प्रोबेबिलिटी में। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, अभी तक काउंट भी नहीं कर सकते कि एक ने 2 बार किया है, एक 2 जगह हिट हुआ या नहीं, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक ने कहा कि छोटे छोटे फोटोन्स के रूप में आ रहा है, और जब वो इसको हिट करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के कारण हमें करंट मिलती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वेव थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, इनके रिजल्ट से। हमने रिजल्ट्स देखे कि 10⁻⁹ सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया, उसको वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। वेव थ्योरी से हमने कहा एक सोर्स लिया, उस सोर्स की कुछ फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी की नंबर ऑफ द फोटोन्स या नंबर ऑफ द इससे जो पार्टिकल्स इजेक्ट हो रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी का मतलब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितने इससे निकल रहे हैं सोर्स से। तो अब हमने एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी नहीं ली, एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ली है जो थ्रेशोल्ड से कम है। अब हमने जब इंसिडेंट कराए इस पे, तो हमने देखा जब इंसिडेंट कराए तो
वो नहीं निकला, फिर इंसिडेंट कराते रहे और कुछ समय बाद हमें पता चला आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे बाद शायद हमारा 1 इलेक्ट्रॉन निकला। वेव थ्योरी के अनुसार 1.5 घंटे, 1 घंटे, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बाद 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है सिर्फ, ठीक है। जबकि एक्सपेरिमेंटली हमें मिल रहा था कि 10⁻⁹ सेकंड में। भाई इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉल है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ बताया ये बॉल है और ये इसके फोर्स के कारण यहाँ जुड़ी हुई है। अब आपने सोर्स की एनर्जी कम रखी, फ्रीक्वेंसी कम रखी और इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ा दी मतलब कि वहाँ से जो बॉल्स निकलनी है वो इसको हिट करनी है। पहले 1 ने करा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब 10 बॉल हिट करेंगी एक एक करके तो कुछ समय लगेगा निकलने में। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो उसे कुछ समय लगेगा, ठीक, जो कि हमारा यहाँ पे नहीं था। 10⁻⁹ सेकंड में निकल गया। तो ये वेव थ्योरी ये चीज़ एक्सप्लेन करने में असमर्थ थी। दोबारा सुनिएगा कि ये थ्योरी वेव एक्सप्लेन करने में असमर्थ थी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ इंस्टेंटेनियस 10⁻⁹ सेकंड्स में निकल रहा है और जबकि वहाँ हम इंटेंसिटी बढ़ाते रहते हैं तो वहाँ कुछ समय लगता है इलेक्ट्रॉन के निकलने में। तो पहला फेलियर तो ये हो गया। दूसरी चीज़ हमने यहाँ देखा कि चाहे सोर्स की फ्रीक्वेंसी, चाहे सोर्स की इंटेंसिटी कितनी भी कम है, ठीक, अगर वो सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है और उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अब अन्यथा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ अब हमने यहाँ क्या देखा कि हमने सोर्स की इंटेंसिटी बहुत बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चाहिए था वेव थ्योरी के अनुसार, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है, उसके तो निकलना चाहिए था। बट यहाँ नहीं निकला जब तक हमने एक सफिशिएंट एनर्जी नहीं दी। सोर्स हमने कम रखा, सोर्स की इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी पर फ्रीक्वेंसी कम थी, लेकिन तब भी कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। तो वेव थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करने में असमर्थ रही, ये भी एक्सप्लेन करने में असमर्थ रही। तीसरी चीज़ कि जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो इजेक्ट होके जा रहा है तो उसकी इंटेंसिटी वेव थ्योरी कहती है कि उसकी वेलोसिटी डिपेंड करनी चाहिए इंटेंसिटी पे, पर ऐसा नहीं था। इंटेंसिटी हम चाहे कितनी भी बढ़ाते रहें, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स और वेव थ्योरी। सो इसलिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सका किसी भी तरीके से। हमने इसके कॉजेज़ भी बताए कि क्यों वेव थ्योरी से वो एक्सप्लेन नहीं हुआ है, किसी भी तरह वेव थ्योरी से एक्सप्लेन क्यों नहीं हुआ है, उसके क्या कारण हैं कि वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाया है। हमने ये सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे अगर आपका इसके आगे और भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि अब क्या क्या इसमें पार्टिकल थ्योरी से किस तरीके से एक्सप्लेन हुआ है, क्या क्या इसके आगे चीज़ें ज़रूरत पड़ी और आइंस्टाइन ने कौन सी इक्वेशन दी जिससे ये हो जाएगा। एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि यहाँ जब इंसिडेंट हुआ रेडिएशन तो इसके कारण जो करंट निकली है दैट इज़ कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये डिपेंड करती है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की। अगर जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी एक सफिशिएंट है और अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें तो करंट हमारी बढ़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, कन्फ्यूज़न रहता है। अगर सफिशिएंट एनर्जी का सोर्स है और इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगी, और अगर सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन नहीं है, सफिशिएंट एनर्जी का सोर्स नहीं है तो हम चाहे कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लें करंट हमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई भी इजेक्शन यहाँ से नहीं होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को कोई भी इजेक्शन यहाँ से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी इतनी नहीं है। मतलब कि अगर लाइट को हम समझे कि बॉल्स के रूप में आ रही है, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, अगर उस बॉल की एनर्जी इतनी नहीं है कि वो इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर पाए तो करंट नहीं मिलेगी। समझने की कोशिश की कि लाइट को समझ लीजिए कि बॉल के रूप में आ रही है, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, ठीक है, और वो इसको हिट कर रहे हैं। अगर उन बॉल की एनर्जी इतनी नहीं है कि वो इसके अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ पाए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो कोई भी करंट नहीं मिलेगी, यानी कि हमें कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है और समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक नया रूप है फिजिक्स का, नया एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए
क्वार्क क्लासेस। थैंक यू।